हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एम हाई क्लासेस। आज अपन एक नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं राजस्थान में मृदाएं एवं मृदा संरक्षण। चलो इसको शुरू करते हैं। मृदा का वैज्ञानिक अध्ययन पेडालॉजी कहलाता है। तो मृदा का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है? पेडालॉजी। पृथ्वी के ऊपर चट्टान चूर्ण पाया जाता है। इस चट्टान चूर्ण में कुछ गहराई तक का भाग मृदा होता है। संपूर्ण चट्टान चूर्ण मृदा नहीं होता है। तो संपूर्ण चट्टान चूर्ण मृदा नहीं होता। मृदा की यह परत कुछ सेंटीमीटर से लेकर कुछ मीटर तक मोटी हो सकती है, परंतु संपूर्ण जो चट्टान चूर्ण है वह मृदा नहीं है। संपूर्ण मृदा जब पुरानी होती है तो उस पर जलवायु का प्रभाव अधिक हो जाता है। जहां मृदा की परत अपेक्षाकृत मोटी होती है, जबकि नई मृदा वाले भागों में जलवायु का प्रभाव कम हो पाता है, इसलिए वहां मृदा की परत की मोटाई कैसी होती है? कम होती है। अब मृदा का वर्गीकरण देखते हैं। राजस्थान में मृदा का वर्गीकरण। मृदा के कणों के आकार, रंग, उपजाऊपन व कृषि के लिए उपयुक्तता के आधार पर मृदा 9 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है मृदा? 9 प्रकार की। कौन कौन सी होती है? तो जलोढ़ मृदा, लाल पीली मृदा, लाल लोमी मृदा, लाल काली मृदा, उष्ण कटिबंधीय शिरोष्म मृदा, भूरी रेतीली मृदा और रेतीली मृदा। तो जलोढ़ मृदा कौन सी साइड पाई जाती है? तो इसको ये प्लस के निशान से दिखाया गया है। इस साइड कौन सी मृदा हो गई? जलोढ़ मृदा हो गई। जलोढ़ मृदा। तो पूर्व की साइड और थोड़ी सी उत्तर की साइड कौन सी हो गई? जलोढ़ मृदा। जो उत्तर की साइड होती है वो भूरी जलोढ़ मृदा होती है। वहीं अगर लाल पीली मृदा अगर अपन देखें तो कहाँ पाई जाती है? इसके अंदर कौन सी पाई जाती है? लाल पीली। कौन सी मृदा? ये लाल पीली हो गई। लाल लोमी मृदा ये हो गई लाल लोमी मृदा। और लाल काली मृदा कहाँ पाई जाती है? तो लाल काली मृदा हो गई ये दक्षिण वाले क्षेत्र के अंदर। उष्ण कटिबंधीय शिरोष्म मृदा ये हो गई उष्ण कटिबंधीय, या इसको शिरोष्म मृदा भी बोलते हैं। भूरी रेतीली मृदा, तो भूरी रेतीली मृदा कहाँ हो गई? यहाँ पर क्या हो गई? अरावली वाले क्षेत्र के अंदर भूरी रेतीली मृदा। और रेतीली मृदा हो गई किधर? ये पश्चिम साइड कौन सी हो गई? रेतीली मृदा हो गई। सबसे पहले अब अपन देखते हैं जलोढ़ मृदा। जलोढ़ मृदा को और किस नाम से जाना जाता है? तो कछारी मृदा या कांप मृदा। तो ये दूसरे नाम भी इसके ध्यान रखना, जलोढ़ मृदा या कछारी मृदा या कांप मृदा। यह पूर्वी राजस्थान में कौन सी साइड पाई जाती है जलोढ़ मृदा? पूर्वी राजस्थान में भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, दौसा और टोंक आदि जिलों के अंदर पाई जाती है। और अगर अब अपन पूर्वी राजस्थान में देखें तो कौन से नए जिले बन गए हैं? तो एक खैरतल तिजारा बन गया और दूसरा डीग। और ध्यान रखना डीग का अब नाम चेंज करके क्या कर दिया इसका नाम? तो इसका ब्रजनगर कर दिया है। तो वर्तमान में डीग का नाम क्या कर दिया? ब्रजनगर। तो ये भी इसके अंदर आ जाएंगे पूर्वी राजस्थान के अंदर। तथा भूरी जलोढ़ मृदा अगर अपन देखें तो भूरी जलोढ़ मृदा कहाँ पाई जाती है? अलवर, भरतपुर। तो 2 तो हो गए अलवर, भरतपुर। और इसके अलावा गंगानगर और हनुमानगढ़ में कैसी पाई जाती है? भूरी जलोढ़ मृदा पाई जाती है। इस मिट्टी में नाइट्रोजन, जैविक अंश यानी ह्यूमस तथा फास्फोरस आदि तत्वों की कमी पाई जाती है। तो जलोढ़ मृदा के अंदर फास्फोरस की कमी पाई जाती है। इस मृदा में खाद के रूप में नाइट्रोजन की आपूर्ति करने के पश्चात सर्वाधिक उपजाऊपन होता है। और फसलें कौन सी होती है? तो जलोढ़ मृदा के अंदर गेहूं, जौ, सरसों और बाजरा ये फसल उगाई जाती है। किसके अंदर? जलोढ़ मृदा के अंदर गेहूं, जौ, सरसों, बाजरा। अगली मृदा अपन देखते हैं लाल पीली मृदा। इसके अंदर जिले देखते हैं कौन कौन से जिलों के अंदर पाई जाती है। तो इसके अंदर आ गया पश्चिमी सवाई माधोपुर, पश्चिम भीलवाड़ा, सिरोही और अजमेर। इसके अंदर कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो लाल पीली मिट्टी पाई जाती है। लोहे के ऑक्साइड व जल योजित लोह अंश के कारण इसका रंग लाल व पीला होता है। तो लाल पीली मिट्टी का रंग लाल पीला क्यों होता है? एक तो लोहे की ऑक्साइड व जलयोजित लोह अंश के कारण, तो लोहे के अंश के कारण इसका रंग कैसा होता है? लाल पीला होता है। इसमें भी नाइट्रोजन व जैविक पदार्थों
यानी ह्यूमस व चूना व कार्बोनेट पदार्थों की कमी पाई जाती है। तो नाइट्रोजन और जैविक पदार्थों की इसके अंदर कमी पाई जाती है। दालों के लिए उपयुक्त मृदा है, तो ये ध्यान रखना, दाल के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी होती है? लाल पीली मिट्टी। इस मिट्टी पर जलवायु का प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है। अगली अपन देखते हैं लाल लोमी मृदा, या इसको क्या बोलते हैं? दोमट मृदा। दोमट मृदा इसके मोटे में बारीक कण वाली होती है। कैसी होती है मिट्टी? मोटे और बारीक कण वाली। क्षेत्र तो इसके ये कहाँ पाई जाती है लाल लोमी? दक्षिण राजस्थान में मध्यवर्ती उदयपुर, डूंगरपुर व बांसवाड़ा के कुछ हिस्सों के अंदर पाई जाती है। तो लाल लोमी कहाँ हो गई? उदयपुर, डूंगरपुर व बांसवाड़ा के कुछ हिस्सों के अंदर हो गई। इसमें लोह तत्व की अधिकता होती है। लाल लोमी के अंदर क्या होती है? लोह तत्व की अधिकता होती है तथा नाइट्रोजन, चूना, पोटास, फास्फोरस आदि की कमी पाई जाती है। और नाइट्रोजन, चूना, पोटास और फास्फोरस की क्या पाई जाती है? इसके अंदर कमी पाई जाती है। फसल अगर अपन यहाँ पे देखें तो मक्का, गन्ना और चावल। तो मक्का, गन्ना और चावल, इसको वैसे भी ध्यान रख सकते हैं अपन। उदयपुर वाले क्षेत्र के अंदर ये फसल उगाई जाती है ना, मक्का, गन्ना और चावल। तो मक्का स्पेशली उदयपुर, चित्तौड़गढ़ वाले क्षेत्र के अंदर उगाई जाती है। और मक्का के लिए मिट्टी पूछी जाती है, तो मक्का के लिए कौन सी हो गई? लाल लोमी मिट्टी हो गई। आगे मिट्टी आती है लाल काली मृदा। इसका विस्तार लाल लोमी मृदा के क्षेत्रों के पूर्व में एक पट्टी के रूप में भीलवाड़ा, पूर्वी उदयपुर, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा और डूंगरपुर आदि जिलों के अंदर पाया जाता है। लोह ऑक्साइड की अधिकता तथा नाइट्रोजन, जैविक पदार्थ, फास्फेट, कार्बोनेट की इसके अंदर क्या होती है? कमी होती है। फसलें कौन सी उगाई जाती है? तो यहाँ पर मक्का, चावल, गन्ना, कपास, अफीम, अरहर और तुअर दाल की ये फसल उगाई जाती है। कौन सी फसल उगाई जाती है लाल काली के अंदर? मक्का, चावल, गन्ना, कपास, अफीम, अरहर और तुअर दाल। फिर आती है काली मृदा। काली मृदा या उष्ण कटिबंधीय शिरोजम मृदा या मध्यम काली मृदा या रेगूर या चिक्का। तो रेगूर ध्यान रखना, काली मृदा को क्या बोला जाता है? रेगूर मृदा भी बोलते हैं या फिर चिक्का मृदा भी इसको बोला जाता है। कहाँ पाई जाती है काली मृदा? तो काली मृदा ये इंपॉर्टेंट है, ये दक्षिण पूर्वी राजस्थान के पठारी क्षेत्र में पाई जाती है, यानी हाड़ौती के पठार में पाई जाती है। कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़ के अंदर। इस मिट्टी का निर्माण ज्वालामुखी के लावा से हुआ है। किससे हुआ है? ज्वालामुखी से लावा से हुआ है और इसके कण अत्यंत बारीक अर्थात चिक्का जैसे होते हैं। बारीक कणों के कारण इसकी नमी धारण या जल धारण की क्षमता अधिक होती है, अर्थात बार बार सिंचाई की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो काली मृदा उपयोगी किस कारण से हो गई? एक तो इसको ज़्यादा सिंचाई की आवश्यकता नहीं पड़ती है। क्यों? क्योंकि इसके कण जो है वो बारीक होते हैं, इसलिए इसको ज़्यादा सिंचाई की आवश्यकता नहीं पड़ती है, इसलिए ये फसलों के लिए उपयुक्त होती है। नाइट्रोजन व जैविक पदार्थों की कमी तथा पोटेशियम, फास्फोरस, पोटेशियम, आयरन एंड कैल्शियम आदि पर्याप्त मात्रा में होते हैं। तो काली मृदा के अंदर नाइट्रोजन और जैविक पदार्थों की तो कमी होती है, जबकि पोटेशियम, आयरन एंड कैल्शियम की पर्याप्त मात्रा के अंदर इसमें पाए जाते हैं। फसलें कौन सी उगाई जाती है? तो फसलें स्पेशली ध्यान रखना, कपास, दालें यानी कि सोयाबीन के लिए पूछी जाती है। कौन सी मिट्टी उपयुक्त में ली जाती है? तो सोयाबीन के लिए काली मृदा, ध्यान रखना, सोयाबीन के लिए काली मृदा, और कपास के लिए भी काली मिट्टी, और मसालों के लिए भी कौन सी मिट्टी काम में ली जाती है? काली मृदा काम में ली जाती है। तो कपास, दालें जिसके अंदर सोयाबीन भी आती है, और मसाले इसके लिए काली मिट्टी काम में ली जाती है। फिर अगली आती है भूरी रेतीली मृदा या भूरी रेतीली मृदा, और इसका क्षेत्रफल देखते हैं कहाँ पाई जाती है। भूरी रेतीली मिट्टी बाड़मेर, जालोर, नागौर, पाली, सीकर, झुंझुनू, जोधपुर, अरावली के पश्चिम में अर्ध शुष्क जलवायु वाले जिलों के अंदर पाई जाती है। तो भूरी रेतीली मिट्टी कहाँ पाई जाती है? अरावली के पश्चिम में अर्ध शुष्क वाले जो भी जिले आते हैं उसके अंदर कौन सी मिट्टी पाई जाती है? भूरी रेतीली मिट्टी पाई जाती है। इस मिट्टी के कण अपेक्षाकृत बड़े होते हैं,
इसलिए नमी धारण करने की क्षमता कम होती है। अब मिट्टी के कण कैसे होते हैं, इसके आकार में बड़े होते हैं, इसके कारण इसमें नमी धारण की क्षमता कम होती है तथा अधिक सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। नाइट्रोजन व ह्यूमस की कमी होती है। फसलें कौन सी उगाई जाती है, तो बाजरा, ज्वार, तिल, इसबगोल, सरसों, गेहूं और जौ इसके अंदर फसल उगाई जाती है। फिर देखते हैं अपन रेतीली मिट्टी। यह पश्चिम राजस्थान के शुष्क जलवायु भागों में पाई जाती है। भूरी रेतीली मिट्टी तो थी, वह पश्चिम राजस्थान के जो अर्ध शुष्क जिले हैं उसके अंदर पाई जाती है, जबकि रेतीली मिट्टी है वह शुष्क जिलों के अंदर पाई जाती है। इसके कणों का आकार अत्यधिक बड़ा होता है और इसके 4 उपवर्ग हैं। रेतीली मिट्टी के 4 उपवर्ग है। रेतीली बालू मृदा, और ये रेतीली बालू मृदा कहाँ पाई जाती है, बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर, गंगानगर और चूरू में। लाल रेतीली मिट्टी कहाँ पाई जाती है, तो लाल रेतीली मिट्टी नागौर, पाली, जोधपुर और जालोर के अंदर। पीली भूरी रेतीली मृदा कहाँ पाई जाती है, नागौर और पाली के अंदर। और खारी मृदा अगर देखें तो खारी मृदा कहाँ पाई जाती है, ये जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर और नागौर के अंदर पाई जाती है। भूरी दोमट मिट्टी जालोर, पाली और सिरोही में। सुमेरपुर, पाली में सर्वाधिक मृदा की विषमता पाई जाती है। सर्वाधिक मिट्टी की विषमता कहाँ पाई जाती है, सुमेरपुर, पाली में। अगली आती है लवणीय मृदा। जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, जोधपुर, नागौर और सीकर, यहाँ पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है, लवणीय मृदा। तो ये क्षेत्र इसका ध्यान रखना, जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, जोधपुर, नागौर और सीकर के अंदर। अब अपन देखते हैं मृदा का वैज्ञानिक वर्गीकरण। 1975 में अमेरिका के मृदा संरक्षण विभाग ने वृहत मृदा वर्गीकरण योजना के तहत किया। राजस्थान में इसके तहत 5 प्रकार की मृदा पाई जाती है। वैज्ञानिक वर्गीकरण के अंदर कितने प्रकार की मृदा पाई जाती है, 5 प्रकार की। कौन कौन सी है, एंटीसोल, एरिडोसोल, इंसेप्टिसोल, एल्फीसोल एंड वर्टिसोल। और ये 5 का क्षेत्र पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है ये मृदा। एंटीसोल कहाँ पाई जाती है, तो ये यहाँ पर तो हो गई एरिडोसोल, ये एंटीसोल हो गई। और ये कौन सी हो गई, तो इस साइड ये ध्यान रखना, ये एल्फीसोल है, इंसेप्टिसोल नहीं है। ये कौन सी है, एल्फीसोल मिट्टी पाई जाती है यहाँ पर। और ये कौन सी हो गई, तो ये इस साइड हो गई इंसेप्टिसोल, और नीचे दक्षिण साइड में कौन सी हो गई है, वर्टिसोल मिट्टी हो गई। अब इसको पढ़ते हैं अपन। सबसे पहले आती है एरिडोसोल मिट्टी। कौन सी मिट्टी, एरिडोसोल। नाम से पता चल रहा है एरिड यानी शुष्क क्षेत्र के अंदर। यह अरावली के पश्चिम में शुष्क जलवायु प्रदेश में पाई जाने वाली सबसे मोटे कणों वाली रेतीली मृदा है, जिसे सामान्य वर्गीकरण में बलुई मृदा भी कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको, एरिडोसोल को बलुई मिट्टी। यह केवल शुष्क जलवायु में ही मिलती है, आर्द्र जलवायु में नहीं पाई जाती है। तो एरिडोसोल कहाँ पाई जाती है, शुष्क जलवायु क्षेत्र के अंदर पाई जाती है, ना कि आर्द्र जलवायु में। राजस्थान में इसके उपवर्ग निम्न है। अब इसके उपवर्ग ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है। एरिडोसोल मिट्टी के उपवर्ग कौन से हैं, कैम्बोऑर्थिड्स, कैल्सियोऑर्थिड्स, सेलोऑर्थिड्स, पैलियोऑर्थिड्स। ये 4 क्या हो गए, इसके उपवर्ग हो गए। 4 नहीं 5 इसके उपवर्ग हो गए। कौन कौन से हो गए, कैम्बोऑर्थिड्स। तो ये ऑर्थिड्स से याद रखना, लास्ट के अंदर क्या आ रहा है, इसके अंदर थिड्स आ रहा है, ऑर्थिड्स। तो कैम्बोऑर्थिड्स, कैल्सियोऑर्थिड्स, सेलोऑर्थिड्स, पैलियोऑर्थिड्स किसके, कौन सी मिट्टी के उपवर्ग है, ये एरिडोसोल मिट्टी के उपवर्ग है। यह राज्य में सर्वाधिक विस्तृत क्षेत्र में फैली हुई है। अगली मिट्टी आती है एंटीसोल मिट्टी। यह सर्वाधिक नई मृदा है। कैसी है ये, नई मृदा है, जिस पर जलवायु के बजाय मूल चट्टान का प्रभाव ही देखने को मिलता है। यह शुष्क से लेकर आर्द्र तक किसी भी प्रकार की जलवायु में पाई जा सकती है, परंतु पश्चिमी राजस्थान के मरु जिलों में यह लगभग सभी जिलों के अंदर पाई जाती है। मरु जिलों के अंदर पाई जाती है कौन सी, तो एंटीसोल मिट्टी। इसका रंग कैसा होता है, पीला व भूरा होता है। और इसके 2 उपवर्ग हैं। एंटीसोल मिट्टी के कितने उपवर्ग है, 2 उपवर्ग है।
टोरिसामेंटस और डस्ट फ्लूबेंटस। एंटीसोल के कितने उपवर्ग हो गए? दोनों उपवर्ग हो गए, टोरिसामेंटस और डस्ट फ्लूबेंट्स। फिर अगली मिट्टी आती है इंसेप्टिसोल। यह नदियों की बाढ़ से निर्मित जलोढ़ मृदा है जो अर्ध शुष्क से लेकर आर्द्र जलवायु तक प्रदेश में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? अर्ध शुष्क से लेकर आर्द्र जलवायु तक प्रदेशों में पाई जाती है, परंतु शुष्क जलवायु में कभी नहीं पाई जाती। इंसेप्टिसोल शुष्क जलवायु के अंदर नहीं पाई जाती, ये अर्ध शुष्क से लेकर आर्द्र जलवायु तक पाई जाती है। इसका विस्तार देखते हैं, कौन कौन से जिले आते हैं इसके अंदर। तो दक्षिण राजस्थान में उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़ में, पूर्वी राजस्थान में जयपुर, दौसा, अलवर, सवाई माधोपुर आदि जिलों में तथा सीमित मात्रा में ये झालावाड़, सिरोही और पाली में भी पाई जाती है। इस मिट्टी में नाइट्रोजन की आपूर्ति करने के पश्चात यह सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी बन जाती है। अगली मिट्टी आती है फिर एल्फीसोल। और एल्फीसोल कहाँ पाई जाती है? यह पूर्व दक्षिण तथा दक्षिण पूर्वी राजस्थान में पाई जाती है। लोहे तथा एल्यूमिनियम की अधिक मात्रा वाली मिट्टी है। इसमें लोहे और एल्यूमिनियम की अधिक मात्रा पाई जाती है, जिसका रंग कैसा होता है? लाल पीला, लाल और लाल काला होता है। इस मिट्टी का रंग कैसा होता है? लाल पीला, लाल और लाल काला होता है। यह सवाई माधोपुर, दौसा, अलवर, भरतपुर, जयपुर, भीलवाड़ा, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और चित्तौड़गढ़ के अंदर पाई जाती है। तो ये हो गई एल्फीसोल मिट्टी। अब अपन देखते हैं वर्टिसोल, और इम्पोर्टेंट है वर्टिसोल मिट्टी, पूछी जाती है। यह दक्षिण पूर्व राजस्थान के हाड़ौती प्रदेश में अर्थात कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ आदि जिलों में पाई जाती है। काले रंग की मिट्टी है जिसमें बारीक व मट्टीदार कणों की अधिकता होती है। कृषि विभाग राजस्थान के द्वारा मृदा का वर्गीकरण, और इसके अकॉर्डिंग 14 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। इनमें से कुछ मृदा निम्न प्रकार है। तो ये मिट्टी के प्रकार हो गए, ये उनके जिलों के नाम हो गए। सबसे पहले देखते हैं साइरोजेक्स या सिरोज्म या लवणीय जलोढ़ मृदा कहाँ पाई जाती है? गंगानगर में। तो ये इंपॉर्टेंट है, कौन सी मिट्टी? साइरोजेक्स, या इसको सिरोजियम या लवणीय जलोढ़ मृदा बोला जाता है। ये कहाँ पाई जाती है? गंगानगर में। दूसरी आती है रेवेरिना, और ये रेवेरिना भी कहाँ पाई जाती है? गंगानगर में। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है, साइरोजेक्स और रेवेरिना, गंगानगर के अंदर। फिर आती है जिप्सी, और जिप्सी ये कैसी होती है? ये पीली मिट्टी होती है, मूंगफली के लिए बेहतर होती है। कौन सी फसल के लिए लाभदायक होती है? मूंगफली के लिए। कहाँ पाई जाती है जिप्सी फेरस? बीकानेर में। पर्वतीय मिट्टी ये कहाँ पाई जाती है? उदयपुर व कोटा के अंदर। पर्वतीय मिट्टी कहाँ पाई जाती है? उदयपुर व कोटा में। इसको ऐसे भी ध्यान रख सकते हो, पर्वत कहाँ पाए जाते हैं? ज़्यादातर उदयपुर साइड पाए जाते हैं, इसलिए पर्वतीय मिट्टी होगी उदयपुर कोटा साइड। कैल्सी ब्राउन मृदा ये जैसलमेर व बीकानेर के अंदर पाई जाती है। नवीन भूरी मृदा ये कहाँ पाई जाती है? तो भूरी मृदा से याद रखना भीलवाड़ा और अजमेर क्षेत्र में पाई जाती है नवीन भूरी मृदा। नवीन जलोढ़ मृदा से सीधा चले जाना पूर्वी राजस्थान की साइड, यानी अलवर, भरतपुर, सवाई माधोपुर और जयपुर साइड। अब अपन देखते हैं मृदा की समस्याएं। मृदा अपने पढ़ ली सारी, कौन कौन से क्षेत्र में कौन सी पाई जाती है। अब अपन देखते हैं इनके अंदर समस्या कौन सी होती है। तो सबसे पहले आते हैं मृदा अपरदन या रेंगती हुई मृत्यु। मृदा अपरदन को क्या कहते हैं? रेंगती हुई मृत्यु। पश्चिमी राजस्थान के मरुस्थल में पवन अपरदन की समस्या है, जिससे मृदा की ऊपरी जलवायु परत अपने स्थान से हट जाती है। इसे परतदार अपरदन कहा जाता है। क्या कहते हैं? परतदार अपरदन। पूर्वी राजस्थान में चंबल नदी के क्षेत्र में जल अपरदन तथा अवनालिका अपरदन की समस्या है। पूर्वी राजस्थान में चंबल नदी के क्षेत्र में जल अपरदन तथा अवनालिका अपरदन की समस्या पाई जाती है, जिसमें गहरी खाइयों का निर्माण हो जाता है। अपरदन की प्रक्रिया प्राकृतिक है, परंतु कुछ मानवीय कारक इसको बढ़ावा देते हैं, जैसे कि वनों व चरागाहों का विनाश, स्थानांतरित कृषि, पशुचारण और अवैज्ञानिक कृषि। तो ये क्या हो गए?
कुछ मानवीय कारक है जो मृदा अपरदन को बढ़ावा दे रहे हैं, जैसे वनों का विनाश, चरागाहों का विनाश, स्थानांतरित कृषि, पशुचारण और अवैज्ञानिक कृषि। अगली समस्या क्या है? लवणीयता या क्षारीयता की समस्या। पश्चिमी राजस्थान के शुष्क जलवायु प्रदेश में केशिका क्रिया के कारण ऊपरी सतह में लवण आकर जमा हो जाता है। कहाँ पाई जाती है समस्या? पश्चिमी राजस्थान में, जिससे भूमि कैसी हो जाती है? अनउपजाऊ हो जाती है। राजस्थान की 7.2 लाख हेक्टेयर भूमि लवणीयता से ग्रसित है। कितनी भूमि? 7.2 लाख हेक्टेयर भूमि लवणीयता से ग्रसित होती है। अगली समस्या आती है सेम या जलाक्रांता की समस्या। उत्तरी राजस्थान में कहाँ पाई जाती है सेम की समस्या? तो ये उत्तरी राजस्थान में पाई जाती है। उत्तरी राजस्थान के गंगानगर व हनुमानगढ़ के नहरी सिंचित क्षेत्रों में सेम की समस्या उत्पन्न हो गई है, जहां अत्यधिक सिंचाई के कारण मृदा जल से अति संतृप्त हो गई है तथा वहां दलदली भूमि का निर्माण हो गया है। सेम की समस्या से सर्वाधिक प्रभावित गांव कौन सा है? तो बड़ोपल, हनुमानगढ़। तो ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। सेम की समस्या से सर्वाधिक प्रभावित गांव कौन सा है? बड़ोपल, हनुमानगढ़। अनउपजाऊपन या अनउर्वरता। मृदा की अपरदन, लवणीयता व क्षारीयता व भूमि के अति दोहन व सेम आदि सभी का परिणाम अनउपजाऊ के रूप में सामने आता है। राजस्थान में 105 लाख हेक्टेयर भूमि बंजर भूमि है, जो भारत की कुल बंजर भूमि का कितना है? लगभग 16.5% है। अब देखते हैं मृदा संरक्षण के उपाय कौन कौन से हैं। तो मृदा संरक्षण के लिए क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं? वन क्षेत्र का विकास किया जा सकता है, घास स्थलों तथा चरागाहों का विकास, कतारबद्ध वृक्षारोपण यानी एक कतार के अंदर वृक्ष लगाए जाएं, जिप्सम से सेम व क्षारीयता की समस्या का समाधान किया जाता है। तो यह भी पूछा जाता है सेम और क्षारीयता की समस्या का समाधान किससे किया जाता है? जिप्सम से। अति सिंचाई पर रोक, स्थानांतरित कृषि पर रोक, फसलों का हेरफेर यानी बदल बदल कर फसलें उगाई जाएं, नाइट्रोजन स्थिरीकरण फसलों की कृषि, जैसे नाइट्रोजन स्थिरीकरण अगर अपन को करना तो अपन ज़्यादा से ज़्यादा कौन सी फसल लगाएंगे? तो मटर की फसल सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए उपयुक्त मानी जाती है। वनस्पति अपशिष्ट को भूमि पर फैलाना। एक क्या हो गया? वनस्पति अपशिष्ट को भूमि पर फैलाना। मेड़बंदी करना, पड़ती भूमि को छोड़ना, पहाड़ी ढलानों पर सीढ़ीदार कृषि करना, अनियंत्रित पशुचारण पर रोक। सेम की समस्या से छुटकारा पाने के लिए यूकलिप्टस यानी कि सफेदा वृक्षों का रोपण व बूंद बूंद सिंचाई का प्रयोग करना चाहिए। तो सेम की समस्या से छुटकारा पाने के लिए यूकलिप्टस या सफेदा वृक्षों का रोपण करना चाहिए और बूंद बूंद सिंचाई का प्रयोग किया जाना चाहिए। अब अपन देखते हैं राजस्थान में सबसे ज्यादा परतदार अपरदन कहाँ होता है? तो पश्चिमी राजस्थान के अंदर होता है, जहाँ पर वनस्पति बहुत ही कम पाई जाती है, जैसलमेर के अंदर, और सर्वाधिक मरुस्थल होता है वहां पर। तो जैसलमेर के अंदर कैसा अपरदन हो गया? परतदार अपरदन हो गया। वर्षा जल द्वारा तथा चादरी अपरदन। तो चादरी अपरदन कहाँ होता है? सर्वाधिक राजसमंद और सिरोही के अंदर। तो राजसमंद और सिरोही इसके अंदर ध्यान रखना, सर्वाधिक चादरी अपरदन पाया जाता है। फिर देखते हैं अवनालिका अपरदन। ये कहाँ पाया जाता है? कोटा चंबल बेसिन के अंदर। राजस्थान में हवा द्वारा अपरदन सर्वाधिक होता है। तो राजस्थान में अपरदन किसके द्वारा होता है सर्वाधिक? तो हवा के द्वारा, क्योंकि पानी तो वैसे भी कम ही है राजस्थान के अंदर। हवा के द्वारा सर्वाधिक अपरदन होता है। काली मिट्टी को चरनोजम मृदा भी कहते हैं, और काली मिट्टी को क्या कहा जाता है? चरनोजम मृदा कहा जाता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, काली मिट्टी को चरनोजम मृदा कहा जाता है। तो ये टॉपिक अपना कंप्लीट हो गया, राजस्थान की मृदा एवं मृदा संरक्षण। नेक्स्ट अपन मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो के अंदर।